अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं हूं दिनेश गौतम। अफगानिस्तान में तालिबान राज का 1 महीना पूरा हो गया। बीते 1 महीने में अफगानिस्तान की तस्वीर बदल गई। अफसोस ये कि नकारात्मक तरीके से बदल गई। सरकार में आते ही तालिबान ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। महिलाओं को हक देने की बात और सबको साथ लेकर चलने की, सबको माफ कर देने की बात कहने वाले तालिबान की हरकतें वही 20 साल पुरानी, जहां सरकार का मतलब तानाशाही और कानून का मतलब बंदूक की गोली बनती नजर आ रही है। हम आपको बीते 30 दिनों में तालिबान राज की 30 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 30 तस्वीरों में तालिबान राज का हर रंग आपको दिख जाएगा। अफगानिस्तान में हालात यह हैं कि गोली सस्ती है और रोटी महंगी हो गई है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े एनालिस्ट्स ये कहने लगे हैं कि वहां या तो लोगों की मौत गोली से होगी या भूख की वजह से। अफगानिस्तान में जीने लायक हालात नहीं बचे हैं। बीते 1 महीने में तालिबान से जान बचाकर अफगानिस्तान से भागते लोगों का तांता नजर आया। अफगानिस्तान की सड़कों पर गोलियां बरसाते तालिबानी नजर आए। महिलाओं पर घोर अत्याचार, कोड़े, बंदूक की बट से मार नजर आया, तो कहीं तालिबान के खिलाफ विरोध भी दिखाई दिया। और इस विरोध की तारीफ करनी होगी, इस हिम्मत की दाद देनी होगी। पंजशीर के लड़ाकों का हौसला भी दिखा, जिसे आखिरकार इसलिए घुटने टेकने पड़े कि उसके सामने तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान भी लड़ने के लिए पहुंच गया था, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ। और हालात ये नहीं बचे थे कि अब और ज्यादा तालिबान को टक्कर वो दे सके, क्योंकि सामने से अलकायदा भी लड़ने के लिए आ रहा था और पाकिस्तान भी। तो तालिबान सरकार बनने के बाद हक्कानी और बरादर गुट में मनमुटाव की खबरें भी सुनाई देने लगी। दुनिया को यह पता चलने लगा कि राष्ट्रपति भवन में हक्कानी गुट और बरादर गुट दोनों आमने सामने आ गए। झगड़ा इस बात पर था कि अमेरिका को भगाने में अहम भूमिका किसकी थी, और इसको लेकर दोनों तरफ से दावे थे और ये दावे झड़प में बदल गए, झड़प हाथापाई में, और उसके बाद गोलियां चली। बात यहां तक पहुंच गई कि मुल्ला बरादर शायद घायल हो गया है, इलाज करा रहा है, अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक अहम खबर देखिए, ये हालांकि एक अलग खबर है, लेकिन विषयांतर करते हुए ये अहम खबर आपको बताना होगा, क्योंकि ये अहम खबर है। विराट कोहली T20 कप के बाद छोड़ेंगे कप्तानी, ये बहुत अहम खबर है। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे। अक्टूबर-नवंबर में होगा T20 वर्ल्ड कप, विराट कोहली कप्तानी छोड़ेंगे। क्यों ये नौबत आ रही है? किसमें भविष्य देखा जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? प्रदर्शन इसके पीछे की वजह है। और क्या T20 में उनका प्रदर्शन, उनकी कप्तानी? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस की वजह से इस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। क्या है स्थिति, क्या वजह है? और इसके तमाम पहलू समझने के लिए जल्दी से चलते हैं शिवेंद्र कुमार सिंह के पास, हमारे खेल संपादक। शिवेंद्र, क्यों यह ऐलान, और T20 के पहले यह ऐलान क्यों? दिनेश, लगातार जो बात हो रही थी कि विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम आईसीसी चैंपियनशिप, जितनी भी है आईसीसी के टूर्नामेंट से, उसको जीतने में नाकाम रही है। और विराट कोहली जो अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल से उनके अपने बल्ले से कोई शतक नहीं निकला है। यानी एक कप्तानी का जो हमेशा रिकॉर्ड रहता है ना कि एक कप्तान कप्तानी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी का भी को संभाल कर रखे, और यही दिक्कत आ रही थी। विराट कोहली कप्तानी के साथ साथ जो बल्लेबाजी थी वो भी असर कर रही थी, और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा आईसीसी के जो टूर्नामेंट थे उसमें वो फेलियर उनका सामने आ रहा था। यही वजह थी कि धोनी को मेंटरशिप दी गई थी, और क्योंकि जो टीम चुनी गई है इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें धोनी को जो खिलाड़ी चाहिए था वो सब कुछ दिया गया है। एक तरह का उनके ऊपर दबाव था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सही वक्त है दिनेश? क्योंकि जब एक इतना बड़ा टूर्नामेंट आप खेलने जा रहे हो और उसके बाद उसके ठीक पहले अगर इस तरह का एक अनाउंसमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं टीम के लिए, कहीं ना कहीं विराट के लिए, और कहीं ना कहीं उस अगले खिलाड़ी के लिए जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, सबके लिए दबाव की स्थिति है। और बड़े टूर्नामेंट से पहले इस तरह का होना, मुझे लगता है शायद टाइमिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। यही सवाल मैं बार बार यही सोच रहा हूं कि आप किस तरह की मानसिकता के साथ जाएंगे खेलने के लिए, अगर आपको ये मालूम है कि इसके बाद आपको एनीवेज ये पद छोड़ ही देना है। और ये इसके पीछे ये आप क्या समझते हैं? क्या उन्होंने इस दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया होगा,
या जो दबाव उन पर चारों तरफ से पड़ रहा था एक्चुअली वो कल्मिनेशन पर पहुंच गया इसलिए ये हुआ है? क्यों, ये वजह क्या है इसके पीछे? वक्त से पहले उन्होंने क्यों किया है? चीज़ों का मिक्सचर है दिनेश, जो आप कह रहे हैं। उनसे रन नहीं बन रहे थे, ये सब जानते हैं। वो शतक अपने जो जिसके लिए वो जाने जाते थे, यानी शतकों में अपनी पारियों को शतक में तब्दील करने में, उसमें वो नाकाम हो रहे थे। एक दबाव उनके ऊपर लगातार था ही, क्योंकि लगातार पिछले 2 साल से लगभग ये चर्चा चल रही थी कि क्या लिमिटेड ओवर में रोहित शर्मा उनसे बेहतर कप्तान हैं, और इसकी वजह थी वो आईपीएल के रिकॉर्ड्स। आईपीएल में हम सब जानते हैं रोहित शर्मा देश के सबसे सफल कप्तान हैं, जबकि विराट कोहली एक भी आईपीएल नहीं जीते थे। और अगर आप थोड़े दिन पहले जाएं तो सुरेश रैना ने एक बयान दिया था, जब बात हो रही थी कि विराट कोहली के पास कोई भी आईसीसी अवार्ड नहीं है, तो सुरेश रैना का एक स्टेटमेंट आया था कि हम आईसीसी अवार्ड की बात क्यों करते हैं, अभी तो उन्होंने आईपीएल भी नहीं जीता है। तो लिमिटेड ओवर्स में जो उनकी कैप्टेंसी पर दबाव था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कोई पहला मौका नहीं है दिनेश। अगर आप याद करें, सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी पर्सनल बल्लेबाजी का हवाला देते हुए कि उन पर दबाव है और वो बल्लेबाजी में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कप्तानी छोड़ी थी। राहुल द्रविड़ कप्तानी छोड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 20 सीरीज में कप्तानी छोड़ी थी। तो एक ये फर्क तो पड़ता ही है कि जब आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहा हो, आपको अपनी बल्लेबाजी पर मेहनत करनी हो और उसके साथ साथ कप्तानी का प्रेशर हो, तो एक ना एक चीज छोड़नी पड़ती है। लेकिन टाइमिंग, एक बार फिर मैंने कहा कि इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले ये टाइमिंग जो है वो संभवतः ठीक नहीं है। ट्वीट करके विराट कोहली ने ये जानकारी दी है, और साथ ही साथ उसमें उन्होंने लिखा है आखिरी लाइन में कि उन्होंने इस संदर्भ में बीसीसीआई के सचिव और अध्यक्ष दोनों को जानकारी दे दी है। ये वो ट्वीट है जो आप देख रहे हैं। ये वो ट्वीट है और इसमें विराट कोहली के नीचे सिग्नेचर आप देख रहे हैं। उन्होंने इस बारे में पूरा अपनी तरफ से एक 3 पैराग्राफ का ट्वीट इसमें आपको नजर आ रहा है। मतलब ये कि इलैबोरेशन में इसको समझाया भी है उन्होंने अपनी तरफ से लोगों को कि ये फैसला क्यों लिया जा रहा है। लेकिन अब एक बात ये समझाइए कि इसके रिपरकशंस आप क्या देखते हैं शिवेंद्र? क्या ये टीम के लिए बेनिफिट वाला कदम होगा? शिवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शिवेंद्र, मैं आपसे जानना यह चाह रहा हूं कि यह टीम के लिए, क्या टीम को फायदा करने वाला कदम होगा? दिनेश, देखिए, ये डिपेंड करता है कि टीम किस तरह से लेती है। हमको ये जानना है कि हमको ये समझना है, हम सब जानते हैं कि टीम में सारे खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं, और विराट कोहली जब ये फैसला ले रहे होंगे तो उन्होंने अगर ट्रांसपेरेंसी और जो ड्रेसिंग रूम के माहौल की बात वो अक्सर करते हैं, अगर उन्होंने जाकर बताया कि हाँ उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उनसे रन नहीं बन रहे थे, एक बात हो गई। अगर उन्होंने जाके कहा कि नहीं मेरे ऊपर बहुत दबाव था और इसलिए मैंने छोड़ा, तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरह से वो कन्वे करते हैं इस टूर्नामेंट में उतरने से पहले। और अच्छी बात यह है कि हम इस टूर्नामेंट में उतरने से पहले अभी आईपीएल के मैचेस शुरू हो रहे हैं 19 तारीख से। सारे खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, वही खिलाड़ी जो कोर ग्रुप है भारतीय टीम का, जो T20 वर्ल्ड कप में खेलना है। तो संभवतः ये विराट पर निर्भर करता है, ये बीसीसीआई पर निर्भर करता है, ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आकाओं पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इस चीज को अपने टीम के खिलाड़ियों तक ले जाते हैं और किस तरह से उनको समझाते हैं। शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम जानकारी आपने दी। और बिल्कुल तुरंत ही जैसे ही फैसला लिया गया, TV9 भारतवर्ष पर यह खबर आपने सामने देखी फ्लैश होते हुए। लेकिन अब आपको ले चलते हैं उस अहम विषय की तरफ जो आज अड़ी में हमने आपके साथ साझा करने के बारे में सोचा है। 1 माह पूरा हो गया तालिबान की सरकार को अफगानिस्तान में बने हुए, लेकिन क्या मिला है अफगानिस्तान को? यह अहम खबर देखिए और उसके बाद मेहमानों का रुख करते हैं। एक महीने में ही तालिबान की पूरी रंगत सामने आई। तालिबान के भीतर फूट और मनमुटाव की खबरें आम हुई। हक्कानी गुट और मुल्ला बरादर में टकराव से जूझ रहा है तालिबान। अखुंदजादा और बरादर की मौजूदगी को लेकर सस्पेंस बरकरार। अफगानिस्तान में जारी है तालिबान राज का विरोध। और अब आपको उन अहम तारीखों की तरफ ले चलते हैं। यह फ्लैशबैक बहुत जरूरी है, पीछे मुड़कर यहां देखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको यह पता चल सके कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होने वाला है। 1 महीने में तालिबान राज की हकीकत बयान करती है तस्वीरें, जरा जल्दी से देख लीजिए। तालिबान राज का 1 महीना, 15 अगस्त 2021 काबुल फॉल हुआ, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हुआ तालिबान का। 16 अगस्त काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई, भागने वालों की लाइन लग गई। हर तरीके के लोग इसमें शामिल थे। आम अफगानी भी बड़ी तादाद में यहां से निकल जाना चाहते थे। 16 अगस्त उड़ते विमान से नीचे गिरना लोगों को गवारा हो गया, उस तरीके से प्राण त्याग देना उनको गवारा हो गया, लेकिन वो अफगानिस्तान में रहना सुरक्षित समझ नहीं रहे थे। 26 अगस्त एयरपोर्ट पर धमाका हुआ। यह धमाका इतना भीषण कि इसमें अमेरिका की आर्मी के सोल्जर्स भी मारे गए, आम अफगानी भी मारे गए।
और धमाका जिन्होंने किया वो आम लोगों का रहनुमा होने का दावा करने वाले लोग ही थे। ISIS के P 28 अगस्त अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ISIS के उस व्यक्ति को कहा जाता है कि ठिकाने लगा दिया गया जिसने इस हमले को अंजाम दिया गया था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ये एक सवाल अपनी जगह कायम है। 29 अगस्त एयरपोर्ट के नजदीक फिर धमाका हुआ। 7 सितंबर तालिबान मंत्रिमंडल का ऐलान हुआ। 16 सितंबर आज तालिबान सरकार में फूट की खबरें और ज्यादा चरम पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराता हूं। तालिबान, अफगानिस्तान और यहां की पूरी पॉलिटिक्स, यहां का भूत, यहां का वर्तमान और यहां का भविष्य समझने वाले वेद प्रताप वैदिक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इसी एक विषय पर PhD भी की है और वहां के न जाने कितने लोगों के साथ हर दिन संपर्क में रहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, नई चुनौतियां जो डिफेंस के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में आज दुनिया के और देश के सामने हैं, उनके बारे में हमको बताएंगे। सीरियस बिपिन रावत जब ये कह रहे हैं कि अब हमको यूनिफाइड सिक्योरिटी के लिए सिस्टम की जरूरत है, तो इसका मतलब क्या है? और जब ये कहते हैं बिपिन रावत कि अफगानिस्तान बहुत जल्दी चीन का एक हिस्सा होगा, इसका मतलब क्या है? उनसे समझेंगे। दुर्दाना नज्म हमारे साथ जुड़ रही है, पाकिस्तानी लेखिका हैं, और अफगानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद सईद सादत। उनसे हम समझेंगे कि वहां के हालात आज कैसे हैं, 1 महीने बाद वो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। सुशील पंडित हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सुशील पंडित खास तौर से समसामयिक विषयों पर आपके साथ जुड़ते रहे हैं, और कश्मीर ये एक भारत का हिस्सा वो है जो हमेशा वल्नरेबल और वॉलेटाइल समझा गया। क्या वहां के हालात को लेकर एक बार फिर से फिक्रमंद हैं लोग, या चीजें अब ठीक होने की तरफ बढ़ चली हैं? अब कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित चौधरी, हमारे संवाददाता, जो आपको बताएंगे कि जब वो वहां वॉर कवर करने के लिए गए थे, वहां से लेकर आज तक अफगानिस्तान में लोग किस तरफ गए हैं, उनकी जिंदगी किस तरफ गई है, क्योंकि वहां भूखे मरने की नौबत लोगों की आ चुकी है। या तो गोली या भूख, सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और सबसे पहले तो जरा मैं इसी से शुरू करना चाहता हूं। 1 माह वेद प्रताप वैदिक साहब, आपने कैसे देखा 1 माह को? आप संक्षेप में कैसे बयान करेंगे और इससे आगे के लिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये जो महीना गुजरा है, ये अनिश्चय और अस्थिरता का दौर कहा जाना चाहिए। इसमें ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में अफ़गानिस्तान में अफ़गान लोगों की सरकार है या किसी और मुल्क के इशारे पर कुछ लोग नाच रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि हक्कानी ग्रुप प्रधान है, कि मुल्ला बिरादर ग्रुप प्रधान है, कि अखुंदजादा प्रधान हैं। कौन सा कबीला प्रभावशाली है, ये कहना भी मुश्किल हो रहा है। जो बादशाह का अर्ग है यानी महल, उस अर्ग में मारपीट हुई है, गाली गुफ्ता हुआ है, गोलीबारी शायद हुई है, उसका भी कुछ ठीक से पता नहीं चल रहा है। हर चीज़ गोपनीय है। ये पता नहीं चल रहा है कि जो असली नेता हैं वो कंधार में बैठे हैं, कि काबुल में बैठे हैं, कि देश के बाहर चले गए हैं। सारी स्थिति इस समय अधर में लटकी हुई है। और मेरा तो ये सोचना है कि अफ़गान लोग जैसे हैं वो कोई विदेशी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो अब पता नहीं ये सरकार कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी, क्या होगा, कुछ भी कहना इस समय बड़ा मुश्किल है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कुछ भी कहना अभी इस वक्त बहुत मुश्किल है। और क्या ये अनिश्चय की स्थिति इसलिए है क्योंकि एक ट्रांजिशन की फेज है, या एक्चुअली ये ऐसा ही रहने वाला है? जिन लोगों के हाथ में ये कमान है, उनके हाथ में कमान रहते हुए ये हालात ऐसे ही रहने वाले हैं? जरा इसको समझने के लिए चलते हैं मोहम्मद सईद सादत के पास। मोहम्मद सईद सादत, कुल मिलाकर वहां के जो जर्नलिस्ट का जो संख्या थी वहां की, वो घट गई है। महिला जर्नलिस्ट की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा ड्विंडल डाउन कर गई है। सच क्या है ये दुनिया के सामने आ नहीं पा रहा है। अगर आप वहां के हालात बता पाए, 1 महीने को आपने कैसे देखा? बहुत क्विकली मोहम्मद सईद सादत। सर, सबसे पहले आपको और मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हों। सर, ये हालात, सिचुएशन, सिक्योरिटी के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं। अभी तो नज़दीक हक्कानी और मुल्ला बिरादर के बीच में ये मामला भी आया। इनसे भी अफ़गानिस्तान की हालत पर बहुत असर गुजार हैं। लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन ये तो ज़ाहिर है कि बहुत ख़राब है। इसके अलावा, सिक्योरिटी सिचुएशन के अलावा मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ। अभी तो लोग वहाँ लोग
बेकारी से मर रही है, भूखे से मर रही है, लोगों के काम काज का कोई चारा नहीं है। पहले जो अशरफ गनी के गवर्नमेंट था, लोग बहुत मसरूफ़ थे, आर्मी में था, पुलिस में था और गवर्नमेंट के इदारे था, लोग काम काज पर मसरूफ़ था। लेकिन अब इस सिक्योरिटी सिचुएशन के अलावा ये तो एक बहुत बड़ा मसला वो बन गया है, जो ज़्यादातर लोग बेकार है और उसके काम नहीं मिलते। ये तो बहुत सिक्योरिटी सिचुएशन के अलावा ये भी एक और बड़ा मसला है अफगान लोगों के लिए। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो बेकारी ज़्यादा है, दूसरी तरफ महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को काम नहीं मिल रही है। आप लोग वीडियो शायद देखी भी है, काबुल में लोग अपने घरों के सामान बाजार में बेचते हैं क्योंकि उसके रोटी के लिए पैसा नहीं है। मोहम्मद सईद सदत, मैं आपके पास लौटता हूँ। ये दोनों चुनौतियां बहुत बड़ी आपने बताई हैं। एक तरफ सामने काम नहीं है, खर्च सामने बहुत ज़्यादा है, एक रोटी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मोहम्मद सईद सदत, आपने जो कहा कि उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खैरियत से होना अपने आप में कितना बड़ा करम है ऊपर वाले का। जब हम खैरियत से होते हैं तो समझते नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में जो हालात हम देख रहे हैं, ये समझ सकते हैं कि खैर होना, खैरियत से होना, ये अपने आप में कितना बड़ा ऊपर वाले का करम है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सुशील पंडित भी आपको नजर आ रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये अहम खबर देख लीजिए। घायल होने की खबरों के बीच सामने आया मुल्ला बरादर। अफगानिस्तान के एक चैनल को बरादर ने दिया इंटरव्यू। बरादर ने खुद के घायल होने की खबरों को किया खारिज। बरादर बोला, तालिबान की नई सरकार में सब कुछ ठीक। कुलकर्णी साहब, आपके पास बस मैं आने ही वाला हूं, लेकिन जरा ये इंफॉर्मेशन और दे दूं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें, दरअसल मुल्ला बरादर को लेकर पिछले कुछ वक्त से असमंजस की स्थिति लगातार चल रही थी। तालिबान ने बरादर का वीडियो तो जारी कर दिया, लेकिन ये सबूत उसे पेश करना पड़ क्यों रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले कुछ दिनों में 3 बार ऐसा मौका आया जब बरादर का ऑडियो या वीडियो जारी किया हुआ। ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति है, सशरीर सकुशल है और डेप्यूटी पीएम है एक मुल्क का, वो सामने आकर लोगों से बात क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा क्यों है कि एक देश के गृह मंत्री की फोटो पीछे से लेनी पड़ती है ताकि उसका चेहरा दिखाई ना दे, और देश के पीएम के बारे में ऑडियो या वीडियो क्लिप के जरिए बताना पड़ता है कि वो जीवित है और सकुशल है। 16 सितंबर, जरा ये तारीखों के साथ देखिए। वीडियो तो आज जारी किया गया है 16 सितंबर को। इसमें आप देख रहे हैं एक पर्चा पढ़कर ये बताना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कहा है कि आप ले लीजिए, जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ दीजिएगा, और अगर इसके अलावा कहीं दाएं बाएं हुए तो फिर आप देख लीजिए। इधर आप देखिए, ऑडियो क्लिप के जरिए बताया गया, और इसमें यह कहा गया कि जब इनकी फोरेंसिक जांच की गई दोनों ऑडियो क्लिप्स की, तो एक 30 साल की उम्र के आसपास के व्यक्ति की आवाज थी और दूसरी आवाज 60 साल की उम्र के। मतलब वो जो काबुल फॉल होने के बाद गनी बरादर ने जो एड्रेस किया था लोगों को, वहां जो आवाज थी ओरिजिनल आवाज थी। ऑडियो क्लिप ओरिजिनल नहीं थी, ये फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने बताया। और मुल्ला बरादर, उप प्रधानमंत्री, वीडियो में दिखाया गया बरादर को इस तरीके से वीडियो जारी करके, ऑडियो जारी के एक देश के पीएम के बारे में अगर बताना पड़ रहा है, तो फिर वो खबरें जो हैं जहां बताया जा रहा है कि खलील हक्कानी के बीच में और गनी बरादर के बीच में इस बात को लेकर झड़प हुई कि गनी बरादर ये बात कह रहे थे कि हमने जिस तरीके से कूटनीति के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकाला, उसके लिए हमारे गुट को प्रोमिनेंस मिलना चाहिए। हक्कानी ये कह रहा था कि अगर हम साथ ना होते और ये गोलियां, बंदूक और ये रॉकेट लॉन्चर्स लेकर हमने लड़ाई ना की होती तो अमेरिकन को भगा नहीं सकते थे। और ये लड़ाई वहां तक पहुंची कि आपस में गोलियां चल गई, तालिबान में फूट, सत्ता के लिए संघर्ष। तालिबान सरकार के 2 विरोधी धड़ों में झड़प की खबरें आई। राष्ट्रपति भवन में बरादर और हक्कानी गुट के लोग भिड़े। अमेरिका के खिलाफ जीत में बड़े योगदान को लेकर लड़ाई हुई। दोनों अपने आप को बता रहे थे कि हमने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। इसी झड़प के दौरान बरादर के घायल होने की खबरें उठी और झड़प के बाद बरादर के काबुल छोड़कर भागने की खबरें भी आई। ये तमाम खबरें आई हैं और इन खबरों पर दुनिया भर में बातचीत हो रही है। और इस पर बरादर पर तालिबान की तरफ से सफाई क्या आई? मुल्ला बरादर के वीडियो और ऑडियो क्लिप जारी किए गए। हत्या और घायल होने की खबरों का खंडन किया गया। जानकारी के अभाव में कतर के विदेश मंत्री से नहीं मिलने की बात कही गई। उनको मालूम ही नहीं था, अगर मालूम होता तो पहले ही आ जाते और मुलाकात होती। मुल्ला बरादर अपनी जिम्मेदारी से खुश नहीं है, यह बात सामने आई कि उनको जितना प्रोमिनेंस, आपको मालूम होगा टाइम मैगजीन ने जो पावरफुल लोगों की लिस्ट जारी की है उसमें मुल्ला बरादर की लिस्ट उसमें नाम है, और मुल्ला बरादर की जगह किसी और को वहां पर पीएम की कुर्सी मिल जाती है, इनको डेप्यूटी पीएम बना दिया जाता है। उस बात से ये नाखुश थे और कंधार में हैबतुल्ला अखुंदजादा से मुलाकात करके वो दोनों बातें बताने के लिए गए थे कि किस तरीके से खलील हक्कानी ग्रुप ने उनके गुट के साथ हाथापाई की, मारपीट की, गोलियां चलाई, और ये बताने के लिए भी कि क्या मुझको ये पोस्ट मिलनी चाहिए इस कंट्रीब्यूशन के बाद। और अभी तक वो कंधार से काबुल नहीं लौटे हैं। कुल मिलाकर अगर वो घायल नहीं हुए हैं और अभी इस दुनिया में हैं, तो ये बात तो तय है
कि इस धुएं में इतनी आग तो है कि सब कुछ ठीक नहीं है। एक तो पहले ही ट्रांजिशन का वो फेज जिसके बारे में अभी बता रहे थे, और दूसरे हुक्मरानों के बीच में आपस में तलवारें अगर ये खिंची हुई हैं। कुलकर्णी साहब, आगाज ये है, अंजाम किधर जाता दिखाई दे रहा है? दिनेश जी, जरूर कुछ तो दाल में काला है, इसमें कोई शक नहीं है। हक्कानी नेटवर्क आईएसआई का सेटअप है, वो चाहता है कि किसी भी प्रकार से बरादर को ना बना जाए। बरादर के साथ 8 साल जेल में जिस तरीके से सलूक पाकिस्तान ने किया है, उनको मालूम है कि यह आदमी उनके साथ शायद खड़ा ना मिले। जिसने दोहा में सब कुछ किया, उन्होंने उनको अलग रखा। हक्कानी नेटवर्क 20 में से 33 अपॉइंटमेंट लेकर के बैठे हुए हैं। कतारी डेलीगेशन आता है काबुल में, बरादर नहीं मिलते हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि अभी नहीं, हमेशा अफगानिस्तान में सेंट्रल अथॉरिटी की कमी रही है। यही कारण है कि गौरी और गजनी से लेकर के हमेशा और हमेशा खाने की परेशानी अफगानिस्तान में रही है। यही कारण है कि वो लूट के लिए हिंदुस्तान की तरफ आते थे। यही कारण है वॉरलॉर्ड रहे हैं। वो यही कारण है कि एक दूसरे के बीच में लड़ाई रही है। वो सिर्फ बिरादरी और पश्तून वाली कोड पर रहते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ अपने ही बिरादरी के मालिक हैं। यही कारण है कि आज की तारीख में पाकिस्तान को लगता है इतना करने के बाद भी वो अफगानिस्तान से अगर दूर रह गया तो मुश्किल होगी। यही कारण है कि वो हक्कानी नेटवर्क को किसी भी हालत में उसने काबुल की सिक्योरिटी तो दे दी, पर अब काबुल के अंदर सरकार चलाने के लिए वो चाहते हैं। इसलिए यही इसके लिए कि पाकिस्तान जो है हर देश में जा करके रिकग्निशन के लिए कह रहे हैं कि तालिबान को आप रिकग्नाइज करें। आज की तारीख में अफगानिस्तान तो गया, ये तालिचिस्तान बन गया है। तालिबान, चीन और पाकिस्तान, यही 3 मुल्क मिल करके इस अफगानिस्तान को चलाएंगे और ये देश चलने वाला नहीं है। अगर आप याद रखें, कश्मीर के अंदर भी जब अफगानियों का राज था 65 साल के लिए, दुरानी कभी नहीं आए, हमेशा गवर्नर ने किया। वो कभी भी नहीं छोड़ते थे, उनको मालूम था कि एक वॉरलॉर्ड दूसरे वॉरलॉर्ड को मार देगा, और यही कारण था कि हमेशा वो दूर रहते थे। आपने जो बताया संजय सर, अगर उसको नटशल में मैं कहूं तो आप तो ये कह रहे हैं कि यहाँ का स्वभाव और यहाँ की समस्या ये इस जगह के बारे में ये समझ लीजिए कि अभिशप्त है, और यहाँ तो चीजें ऐसी चलने वाली हैं। अगर ऐसा है तो ये इस अभिशाप के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान? ये समझने के लिए हम चलेंगे दुर्दाना के पास, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से मैं चलना चाहता हूं अपने संवाददाता सुमित के पास। सुमित, वहां से जो ये बातें आ गई, ये जो वीडियो सामने आ गया, इसके बाद क्या वहां लोग ये समझने लगे नहीं सब चीजें ठीक हैं और जैसा कहा जा रहा है वाकई दुनिया भर में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, या इस वीडियो के बाद सवाल और बड़ा हो गया है? जल्दी से। बिल्कुल, आपने जो लास्ट में बोला वो बिल्कुल ठीक कहा। इस वीडियो के आने के बाद, ये बातें सामने आने के बाद, ये बात एक बार फिर पुख्ता हो गई है कि चीज़ें वहाँ पर ठीक नहीं है। अगर मोटे तौर पर दिनेश देखें कि आपने एक शुरुआत में एक बात कही कि वहाँ के पीएम को, डिप्टी पीएम को, उन पर सवाल खड़े हो रहे थे, उनकी सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, और उनका वीडियो इतने दिनों बाद आना, लगातार उनके कई दूसरे लोगों का वीडियो या फिर उनके बारे में कहा जाना, ये अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है कि तालिबान के अंदर खुद में इतने फ्रिक्शन पैदा हो गए हैं, इतने अलगाववाद पैदा हो गया कि तालिबान को सबसे बड़ी चुनौती अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही आने वाली है, अपने सेटअप से ही आने वाली है। और लोग इस बात को जानते हैं। दुनिया के कई देश जो लगातार आपने देखा कि ना सिर्फ रशिया, ईरान, बल्कि कई ऐसे अमेरिका, कई ऐसे देश जो हैं जो तालिबान को ना सिर्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए मना कर चुके हैं, बल्कि ये भी कि अब तक उन्होंने ओपन सपोर्ट जाहिर नहीं किया है। तो ये तालिबान के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल चुनौतियां बहुत बड़ी होने वाली आने वाले वक्त में। तालिबान के लिए खैर चुनौतियां क्या बड़ी होंगी, वो तो चुनौती दूसरों के लिए बने हुए हैं, खासतौर से वहां के आवाम के लिए चुनौती बने हुए हैं जिनके हुक्मरान होने का वो दावा करते हैं। अगली अहम खबर जल्दी से लगाइए सामने। उससे पहले मैं सुशील पंडित जी के पास जाना चाहता हूं। सुशील सर, ये मैं दुर्दाना जी के पास फाइनली कमेंट के लिए जाऊं, क्योंकि पाकिस्तान से वो अकेली रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं एक बार यहां जरा सबकी राय ले लेना चाहता हूं। आप वहां क्या देख रहे हैं? एक महीने को आपने कैसे देखा और आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए, जो पिछला महीना गुजरा है वो दोहा में जो वार्तालाप हुआ, जो बातचीत हुई, उसके नतीजे में आया, और वो बातचीत अब समझ आ रहा है दुनिया को, तालिबान को तश्तरी में रखकर अफगानिस्तान पेश किया गया। ये किसी मोर्चे पर हार की वजह से नहीं हुआ। और तब अफगानिस्तान का जो चेहरा दिखाया गया पाकिस्तान द्वारा और तालिबान द्वारा, वो था मुल्ला बरादर, क्योंकि उस चेहरे के साथ बातचीत हुई और उसके साथ अमेरिका की एक समझ बनी। लेकिन जैसे ही वो समझ बनी, पाकिस्तान ने उस चेहरे को किनारे करने की कोशिश की है, उसको
सामने से हटाकर मुल्ला अखुंद को सत्ता सौंपी है। यह फेरबदल तालिबान को रास नहीं आ रहा है और इसी वजह से वहां खाना जंगी की एक गृह युद्ध की एक स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है। मतलब आपकी बातों से क्या मैं ये समझ सकता हूं सुशील सर कि अगर वहां पर मुल्ला गनी बरादर को तख्त दिया जाता तो चीजें क्या कंपैरिजन में, अभी के कंपैरिजन में बेहतर हो सकती थी अफगानिस्तान के लिए और अभी जैसी उठापटक नहीं होती? क्या ये समझा जाए? मैं इस सवाल को लेकर आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन जरा जल्दी से जाना चाहता हूं दुर्दाना के पास। दुर्दाना, ये जो कहा जा रहा है कि आपको ये देखना पड़ेगा अगर कहीं गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी से फायदा किसको हो रहा है? एक न्यूसेंस क्रिएट करके उस न्यूसेंस की आड़ में खुद को फायदा पहुंचाना पाकिस्तान में कुछ स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स का ये काम रहा है। क्या आज भी वो कायम है? दुर्दाना नज़्म, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, क्या नहीं आप दोबारा से पूछेंगे? क्या आप हक्कानी नेटवर्क के जरिए जो गड़बड़ वहां हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? अच्छा, इंडिया का तो प्रॉब्लम ये है ना कि ऑब्सेस हुआ हुआ है वो इस वक्त। आप अपना स्टेटमेंट दीजिए मैम, हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। हमारा प्रॉब्लम, बात ये है कि अगर पाकिस्तान, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान सपोर्ट करता है या कितने जितने भी वहाँ मुख्तलिफ किस्म के क्लैंस और जो तालिबान के अंदर हैं वो आप पाकिस्तान सपोर्ट करता है। भाई पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट है तो पाकिस्तान को फ्रंट लीड करने के लिए यूएस ने कहा था ना, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज द रियलिटी। अब ये कहना कि जी पाकिस्तान ने चूंकि उनका पाकिस्तान, मैं दोबारा ये बात कहूँगी कि यू कैनॉट चेंज द जियोग्राफी। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का नेबर है, इंडिया अफगानिस्तान का नेबर नहीं है। अब आप इससे सवाल ये उठाएंगे कि जी और भी बहुत नेबरिंग कंट्रीज हैं। आपको याद होगा अभी पाकिस्तान में कुछ दिन पहले जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है सेंट्रल एशिया की खास तौर पर, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज का पाकिस्तान में आए थे वो लोग और उनके इंटेलिजेंस चीफ्स जो थे उनका आपस में गठजोड़ हुआ था। वो बैठे थे ये बात करने के लिए कि अफगानिस्तान में जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उसको कैसे ठीक किया जाए। ये आपको समझने की जरूरत है कि इस वक्त देखिए, इस वक्त तो तालिबान आ गए ना, हुकूमत में आ गए हैं। इस वक्त वहाँ ना तो पाकिस्तान की चल रही है ना किसी की भी। इस वक्त वहाँ रशिया भी स्टेक होल्डर है, चाइना भी स्टेक होल्डर है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी स्टेक होल्डर है और पाकिस्तान बाय वर्च्यू ऑफ द ज्योग्राफी क्लोजनेस विद द अफगानिस्तान, पाकिस्तान के स्टेट्स उसमें ज्यादा है। आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो इतना अफगानिस्तान पे दबाव डालता है, पाकिस्तान जो इतना अफगानिस्तान के हालात को ठीक करने की तरफ दिखा रहा है, बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है या दिखाता रहा है, क्योंकि वहाँ जो खराबी होती है वो सारी पाकिस्तान में उसका फॉल आउट आता है। वहाँ टेररिज्म हुई, हमने टेररिज्म को भुगता, 80,000 बंदे अपने मरवा लिए, जिसमें कई तो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स थे, हमारे पुलिस थी, बहुत ठीक बात आप कह रही हैं, एजेंसीज थी। लॉजिकल बात आप कह रही हैं कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। बहुत बढ़िया बात कही दुर्दाना। मैं आपको रोक रहा हूँ, आप माफ कीजिए, मैं क्योंकि एक अहम खबर बतानी है, लेकिन दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ठीक है आपके स्टेक्स हाई हैं, आपका इमीडिएट नेबर है वो, लेकिन दूसरी बात मुझे ये समझाइए कि वहां गड़बड़ की खबरों के बीच जब आपके आईएसआई हेड वहां जाते हैं उसके बाद से गड़बड़ियां और बढ़ क्यों जाती हैं? वहां हक्कानी नेटवर्क को ज्यादा से मिलता है गवर्नमेंट से। एक सेकंड में मेरा सवाल पूरा होने दीजिए और उसके बाद गड़बड़। और दूसरे, अगर ये वाकई पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ने जो पहले कहा था, तो आज जो बाइडेन इमरान खान का फोन उठाते क्यों नहीं? उनको क्यों सार्वजनिक रूप से बताना पड़ता है कि हमारा तो फोन ही नहीं उठता? ये मैं आपके पास जानने के लिए आऊंगा, लेकिन एक अहम खबर बता दूं दुर्दाना जी, ये सवाल ध्यान में रखिएगा, मैं आपके पास लौटता हूं। चीन को लेकर सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान, अफगानिस्तान में जल्द दखल दे सकता है चीन, सीडीएस ने कहा। सीडीएस रावत ने अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते प्रभाव पर आगाह किया। चीन और इस्लामी सभ्यता करीब आते जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया बिपिन रावत का कहना, चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए रॉकेट फोर्स की भी जरूरत। अब देखिए, हिंदुस्तान इस बात को, इस चैलेंज को समझ रहा है और इसके हिसाब से अपने आप को गेयर अप भी कर रहा है। सीडीएस बिपिन रावत दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक आयोजन के दौरान बोलते हुए, और उन्होंने किताब का हवाला भी देते हुए ये कहा कि ये क्या सिविलाइजेशंस के बीच में चल रही जंग है और क्या ये सभ्यताओं और संस्कृतियों और जिसमें मजहब होता ही होता है साथ में, क्या उनके बीच में चल रही है जंग है? इस्लाम की आड़ में ड्रैगन का षड्यंत्र, जरा ये जल्दी से देखने की कोशिश कीजिए। इस्लाम की आड़ में ड्रैगन का षड्यंत्र ईरान और तुर्की से दोस्ती बढ़ा रहा है। मतलब ईरान एक तरफ, तो आप देखें, इसको जरा रोकिएगा, एक तरफ आप ये देखें कि अपने यहां पर शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर लगातार जुल्म ढा रहा है
वहां पर जितनी मस्जिदें हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला देता है। उसने अपनी कुरान एक पब्लिश करा लिया और कहता है वहां के मुसलमानों को कि ये कुरान पढ़ो अगर पढ़ना है। ये है मुसलमानों के साथ उसका रवैया। लेकिन मुसलमान कंट्रीज के साथ वो क्या कर रहा है जरा देखिए। मैंने आपको बताया टर्की और ईरान के साथ दोस्ती का हाथ, और ये मंजूर भी है। इस्लाम का खलीफा कहने की तमन्ना रखने वाले टर्की को भी मंजूर है, ईरान को भी मंजूर है, पाकिस्तान को भी मंजूर है। तालिबान को आर्थिक मदद दे रहा है, तालिबान को कर्ज तले दबाने की कोशिश की जा रही है। पश्चिमी मुल्कों से मुकाबले के लिए इस्लामी देशों से दोस्ती की जा रही है। भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। तो ये जो बात कही गई है कि आने वाले दिनों में आप ये देख सकते हैं कि एक साइनो इस्लामिक, रेडिकल इस्लामिक लोग साथ में आ सकते हैं और ये पूरी दुनिया के लिए एक नए तरह का खतरा पोज कर सकते हैं। इस बात की तर्जुमानी, इस बात का इंटरप्रिटेशन जरा जल्दी से समझता हूं जनरल कुलकर्णी से। सर, इस बात में कितना दम है, कितना बड़ा थ्रेट है ये पूरी दुनिया के लिए? दिनेश, इसमें कोई शक नहीं कि हंटिंगटन ने जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखी उसमें उन्होंने कहा था कि जो सिनिक सिविलाइजेशन है और इस्लामिक सिविलाइजेशन है, ये दोनों मिलकर के दुनिया के ऊपर जबरदस्त दबाव डालेंगी और ये दोनों के सिविलाइजेशन का मिलने का एक अंदेशा है और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। और अब अपने को दिख रहा है जिस प्रकार से चीन दखल अंदाजी अफगानिस्तान के अंदर दे रहा है, मकसद से मिनरल्स के नहीं, मिनरल्स हो ना हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसको मकसद है, आप देखिएगा जिस प्रकार से उन्होंने उनको $30 बिलियन दिए बगराम एयरफील्ड के, उसकी ऊपर नजर ऑलरेडी आ गई है। उसको मालूम है कि सेंट्रल एशिया के अंदर जो तेल है उसको अगर पाइपलाइन से उससे सिंकियांग प्रोविंस में लेना है तो सारी पाइपलाइन अफगानिस्तान की ओर से जाती है। तो जब तक ये वॉरलॉर्ड्स को वो खुश नहीं रखेंगे तो वह पाइपलाइन, तो एनर्जी सिक्योरिटी के मद्देनजर उसको लगता है यही एक तरीका है कि किस प्रकार से जितने इस्लामिक लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट है, रेडिकलाइज्ड है, वो दूसरे के लिए उनको किस तरीके से नहीं, तो क्या इसमें दोनों को विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है? और क्या ये विन विन सिचुएशन टिल इटर्निटी रहेगी इनके लिए? जरा ये भी समझ लें। सुशील पंडित जी, आपका व्यू जल्दी से इसमें। सर देखिए, इस वक्त यहाँ चीन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक एक्सेस बन गया है, एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। और ये कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट मिलिट्री भी है, स्ट्रेटेजिक भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, क्योंकि ये तीनों के तीनों इस वक्त जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसके हाशिए पर हैं। चीन को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उसका जो रवैया है इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है, वो पावर बेस्ड ऑर्डर पर विश्वास करने वाला मुल्क बनता जा रहा है। और जहां तक आपकी बात है कि इसकी बातें क्यों मानी जा रही हैं, पंजाबी में कहावत है, जिनके घर दाने उनके यमले भी सवान से आने। तो चीन के पास इस वक्त कैश है, पैसा है, रुतबा है अपनी फौज का, एक मिलिट्री पावर का, इकोनॉमी का। तो इसलिए आज ईरान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। रूस का वो ज्यादातर पेट्रोलियम और गैस खरीदता है, उसका सबसे बड़ा ग्राहक है, वो भी हाँ में हाँ मिलाएगा। और पाकिस्तान तो हाँ में हाँ मिलाएगा ही, वो तो कंगाली के कगार पर कटोरा लिए खड़ा है। तो चीन की बात दुनिया मान रही है, आसपास के कुछ मुल्क मान रहे हैं, और खासकर वो जिन पर सैंक्शंस लगे हैं, रूस पर सैंक्शंस लगे हैं, ईरान पर सैंक्शंस लगे हैं, तो वो चीन की शरण में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? ठीक है, मतलब ये जो उम्मा की बात की जाती है, ये जो भाईचारे की बात की जाती है, मजहब के नाम पर भाईचारे की, ये पैसों के आगे इसका भी कोई वजूद नहीं है। इसका मतलब ये, और दूसरे आपने कहा जिनके घर दाने उनके कमले भी सयाने, तो कई जगहों पर तो कटोरा लेकर दावत दे दी जाती है दूसरों को। और ये आर्ट पाकिस्तान में बहुत सारे लोग समझते हैं, दुर्दाना जी इसको पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपके पास ये समझने के लिए आने वाला हूं कि हक्कानी नेटवर्क के जरिए क्या वहां गड़बड़ी, मतलब ठीक है, ये आपने कहा कि इमीडिएट नेबर हैं आप लोगों की मंशा रही होगी कि वहां चीजें ठीक हों, लेकिन क्या पासे उल्टे पड़ गए? कुछ भी उल्टा नहीं पड़ा। देखिए, समझने की जरूरत है। इस वक्त तालिबान, अभी आपके कोई स्पीकर एक बात कर रहे थे कि अगर वहाँ तालिबान हुकूमत की एक्सेप्टेंस होती तो क्या वो जो जहाज पे लोग चढ़ के चले गए, मतलब इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते ना अफगानी। एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि उसको ये ना पता हो कि अगर मैं जहाज के पर के साथ लटकूंगा और 35,000 फुट की बुलंदी पे जहाज चलेगा तो मेरा क्या परखच्चे उड़ जाएंगे। तो आप सोचें कि उनकी डेस्परेशन, वहाँ एक बहुत बड़ी, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, विच इज बट नेचुरल। दुनिया के हर मुल्क में ऑपोजिशन होती है, और वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ से बाहर से लाकर जमहूरियत को, बाहर से लाकर गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को इम्पोज किया गया। 20 साल में लेकिन ऐसे लोगों को दुर्दाना जी पाला क्यों जाए? आप बीइंग अ फीमेल, आप बेनजीर भुट्टो जी का भी उदाहरण देखिए ना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, एक सेकंड, एक सवाल। देखिए, पाकिस्तान में चले, आप कह रहे हैं ना हमने टेररिस्ट पाले, हमने हक्कानी पाला, जो भी,
इंडिया ने वहाँ की जो अफगान नेशनल जो उनकी आर्मी थी उनको पढ़ाने में, उनको ट्रेन करने पे कितना पैसा लगाया। अगर आप लोग इतने समझदार होते, जहां आप लोगों ने इतना, उनकी तो तितर बितर हो गई आप लोग की सारा वो जो उनकी आर्मी थी जो 5 दिन जो है वो खड़ी नहीं रह सकी तालिबान के सामने। ये आप किस तरह की मसल पेश कर रही हैं बताएं मैम। दुर्दाना जी, आप जानती होंगी कि वहाँ की संसद, सलमा डैम वहाँ का, शहतूत डैम वहाँ का, जरांज हाईवे वहां का किसने बनाया? लेकिन एक बात मैं आपकी आपने जो कंपैरिजन किया ना उसकी मसल पेश करना चाहता हूं। आप ऐसा कह रही हैं जैसे किसी ने किसी को खंजर मार दिया और दूसरे ने उसको खाना नहीं खिलाया, तो जिसने खाना नहीं खिलाया उससे जाके पूछोगे अच्छा ठीक है हमने तो खंजर मारा, तुमने खाना क्यों नहीं खिलाया? ठीक है, मैं वेद प्रताप वैदिक साहब के पास जाना चाहता हूं। मैम, मैं आता हूं आपके पास। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आज से SCO शिखर सम्मेलन, अफगान संकट और तालिबान पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर अफगानिस्तान पर रखेंगे भारत का नजरिया। पीएम मोदी कल वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और करेंगे सम्मेलन को संबोधित। इमरान, जिनपिंग और पुतिन भी सम्मेलन में रहेंगे मौजूद। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में इसकी शुरुआत हुई और अब भारत को इसका स्थायी सदस्य बने हुए 4 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन क्यों अहम है SCO की बैठक? अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मोदी, इमरान, जिनपिंग पहली बार एक मंच पर मौजूद होंगे। अभी LAC पर भारत और चाइना के बीच में जो तनाव है वो अपनी जगह है। तालिबान के प्रतिनिधि पहली बार ऑब्जर्वर के तौर पर किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान, चीन, रूस के एक सुर में बोलने के आसार हैं। तालिबान राज पर भारत का दृष्टिकोण सामने रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 17 सितंबर को जब बोलेंगे दुनिया के सामने आएगा। अफगानिस्तान में तालिबान राज पर भारतीय कूटनीति की परीक्षा है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। इस शिखर सम्मेलन से भारत को क्या हासिल होता है? भारत के विदेश मंत्री, और जानते हैं आप कि वहां पर जब जाने के बाद जो शिखर वार्ताएं होती हैं वहां लैटरल टॉक्स भी होती हैं। क्या होगा, वहां से क्या निकल सकता है, या कम से कम अपनी मौजूदगी तो वहां होनी चाहिए, अपना स्थान रिक्त ना रखा जाए, इसलिए हिंदुस्तान वहां पर है। वैदिक साहब, जल्दी से आपका इस पे एनालिसिस है। देखिए, मुझे जो लगता है कि भारत ही नहीं, पाकिस्तान, चीन और रूस और ईरान भी, ये सारे पड़ोसी देश चिंतित हैं अफ़गानिस्तान की स्थिति से। सबको अपने अपने भय हैं। पाकिस्तान को भय है कि अगर तालिबान मजबूत हो गए काबिल में तो डूरेंट लाइन को मना करेंगे, झगड़ा खड़ा हो जाएगा। रूस को डर है कि ईस्टर्न तुर्किस्तान आंदोलन चलेगा तो उनके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो पुराने हैं उनमें मुसलमानों को भड़काएंगे। उइगरों को भड़काने का अंदेशा चीन को पहले से है। सब डरे हुए हैं, इसलिए सब लोग वही रेजोल्यूशन पास करेंगे जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में किया है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की अभी तक तालिबान सरकार के बारे में कोई नीति क्या है, स्पष्ट है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। भारत तो ये ठीक है या ये स्ट्रेटजिक चूक है सर? वैदिक सर, ये ठीक है, कर रहा है, वेट एंड वॉच ठीक है या स्ट्रेटजिक चूक है सर? नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि भारत बहुत सक्रिय हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को होगा अगर वहां पर ऐसे तालिबान कायम हो गए कि जो पाकिस्तान के खिलौने बनने वाले हैं। तो अब तालिबान में भी ये देखना है कि कौन अपनी तरफ के हैं, कौन उधर के हैं, और आप समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। दुर्दाना जी, नज्म जी, दुर्दाना नज्म, आप पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी, आपने वक्त निकाला, अपना नजरिया हमारे सामने रखा, बहुत बेहद शुक्रिया। सुमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुशील जी जुड़े हुए थे, और साथ में कुलकर्णी साहब थे। एक अहम खबर आपको बताऊं उससे पहले, आप देख रहे हैं यहाँ पर हालात क्या है। 1 माह हुक्मरानों में फूट और जनता रही है कराह। यह अहम खबर देखिए, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और साजिश। तालिबान के आते ही ISI ने बनाया नया आतंकी संगठन। कश्मीर जाबाज फोर्स में बड़े पैमाने पर आतंकियों की भर्ती। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकियों की ऑनलाइन भर्ती शुरू कर दी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।